हेलो बच्चों, अपन नीट 2020 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या कह रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट टू इन। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि इन्होंने ये कहा है कि 2 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5 और ये 2 पे ब्रोमो, ठीक है जी। और फिर कह रहा है कि यहाँ पर हमने क्या बनाया है, पेंट टू इन, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। और मैं अगर नंबरिंग करूँ यहाँ से तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये अपन ने बना दिया 2 पेंटिन। क्या बना दिया अपन ने? ये 2 पेंटिन। ये है अपना पेंट टू इन, पेंट टू इन। और ये अपना 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। अब इन्होंने जो बोला है वो क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक तो क्या हो रहा है, माइनस HBr निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है। एक तो क्या हो रहा है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है अच्छे से। और क्या हो रहा है, अच्छा बेटा एलिमिनेशन कैसे, अपन बीटा एलिमिनेशन कैसे बोलेंगे? ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, यहाँ से जो H है वही निकल रहा है, तो बीटा एलिमिनेशन की बात करेंगे। तो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, ये भी बात ठीक है। अच्छा डिहाइड्रेशन हो रहा है क्या? नहीं, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, -H2O, ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा है इसके अंदर। एक बोल रहा है फॉलो जेस्टेव रूल, ठीक है। आपने सेटजेव रूल की बात करी होगी कि मोर सब्सटीट्यूटेड अगर एल्किन बनती है तो उसको कौन से बोलते हैं अपन? जेडसेव रूल के अकॉर्डिंग बोलते हैं, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अगर डबल बॉन्ड देखो यहाँ आता तो वो होपमैन एल्किन होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती ना। तो अपना आंसर क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर? देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। फॉलोड जेस्टेव रूल, बिल्कुल ठीक है, बात है। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो रही है। मतलब कौन कौन सा हो गया अपना यहाँ पे? अरे कौन कौन सा हो गया? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, ABC। ABC इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि फाइंड आउट सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 m NaOH, ठीक है। गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज 2 × 10⁻⁻15, ठीक है। क्या इसका सोल्यूशन होगा? देखो वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या क्या करना है अपने को, देखो। तो सबसे पहले अपन ये कर रहे हैं कि निकल जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो उसको किस में ब्रेक करेंगे अपन? निकल +2 और 2OH- में। तो इसकी सोलिबिलिटी S है, तो उसके बाद में अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी सोलिबिलिटी S होगी, इसकी 2S होगी, यही होगी। अब इन्होंने क्या किया है, क्या डाला है? NaOH डाला है। देखो तो NaOH डाला है, तो NaOH की केस में Na+ और क्या है, OH-। तो ये कितना है? 0.1। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.1 और 0.1। अब मुझे इतना बताओ कि टोटल OH की कंसनट्रेशन कितनी होगी? टोटल आयन की कंसनट्रेशन OH आयन की कितनी हो गई? 2S + 0.1। तो ये S तो बहुत ही छोटा है, तो मैं लगभग इसको क्या लिख दूँ? 0.1। अब बताओ जो न्यू सोलिबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? तो देखो आयनिक प्रोडक्ट कितना होगा जो दे रखा है इन्होंने, तो वो क्या क्या हो जाएगा? निकल +2 की कंसनट्रेशन और OH- की कंसनट्रेशन का स्क्वायर। तो अब बताओ निकल की अब आयनिक प्रोडक्ट जो है अपना, जो अपना आयनिक प्रोडक्ट है वो कितना है? 2 × 10⁻⁻15। अच्छा सोलिबिलिटी इंटू 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि ये किसकी है? OH- की है। तो यहाँ से जो सोलिबिलिटी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जब इसको सोल्व करेंगे अपन फाइनली, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻13। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4th। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस और उसको Cl2 में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि जो Cl है, 2Cl है, वो कन्वर्ट किस में हो गया है? Cl में। मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो देखो कुछ छोटी छोटी बातें जो देखते हैं कि इसका मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ΔH क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब हीट रिलीज हो गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि देखो यहाँ पर क्या था, मैं बोलूँ यहाँ पर 2 एटम थे और अब एक ही मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, तो इसकी एंट्रोपी भी क्या हो गई? नेगेटिव। कैसे हो गई इसकी एंट्रोपी नेगेटिव? कि एंट्रोपी क्या होती है? प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट की जो एंट्रोपी है वो क्या है? कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट माइनस जब आप ΔS निकालोगे तो क्या बोलोगे? डेल जो भी है आपकी एंट्रोपी ऑफ, मैं यहाँ पे बोलूँ कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ
रिएक्टेंट, उससे अपन डेलस निकाल लेंगे यहाँ पे। तो दोनों ही क्या आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो दोनों ही नेगेटिव वैल्यू किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। देखो इसमें यहाँ नेगेटिव वैल्यू, यहाँ नेगेटिव वैल्यू, तो अपन जो रिएक्शन की जो बात करेंगे ओवरऑल की क्या आंसर आना चाहिए इसका जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना थर्ड। बिल्कुल इजी सा था, ये भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलते अपन आगे। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो क्या शो कर रहा है, जीरो डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन एक एक में देखो, यहाँ बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, ये सारी बातें करिए। तो इसको एक काम करते हैं, अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं कि किसमें जीरो डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल आ रहा है। लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स में क्या आना चाहिए, जीरो डाइपोल मोमेंट आना चाहिए। तो 1 बाय 1 देखो, इसको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें तो ये बी, ये एफ और ये एफ। बिल्कुल आपको पता है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका आपको पता है DLN की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं है, और ठीक है, फ्लोरीन के साइड में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूविंग होगी, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को तो वैसे ही काट देते हैं अपन अब, क्योंकि ऐसे वहाँ एग्जाम में ऐसे ही करना होता है कि जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये वाला डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है बात। अच्छा, और देखो आप अच्छे से, मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। अरे भाई नॉन जीरो ही होता है, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ पे सारा का सारा ये क्या है, बेंट मॉलिक्यूल है। तो देखो इसमें वाटर दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, 2 गलत हो गए। देखो वाटर इसमें भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया है। तो देखो इस तरीके से आप एक बार इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा अपना, कौन सा नहीं होगा। तो अब देखो अपन चलते हैं थर्ड वाले पे, इसके सारे चेक करेंगे कि वाकई में सही है कि नहीं है। तो देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें तो वो तो अपने को समझ में आ रहा है कि जीरो है। अब बात करते हैं बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ये होता है लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर कह रहा है 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, तो ये होता है आपका 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये Cl और ये Cl। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अपना जो आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, थर्ड वाला, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सा था, जो पूछा था वैसे। चलो अब आपको एग्जाम में क्या करना था कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड दिख गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको वाटर दिख गया, देखो इस केस में यहाँ पर वाटर दिख गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब वो वाटर यहाँ था, इसका मतलब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से वहाँ पर आंसर क्या होता है, फटाफट करने की जरूरत होती है। ठीक है जी, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो अच्छे से सुनना। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, participates in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium is responsible for the transmission of nerve signals। मतलब सोडियम के साथ मिलकर ये नर्व सिग्नल के अंदर ट्रांसमिशन को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब है क्या चीज़, देखो ये जो मैंने यहाँ पर सारा का सारा जो पैराग्राफ लिया है ना, ये NCERT से लिया है मैंने इसलिए लिया है कि आपको पता चले कि NCERT से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वही है ये, देखो अच्छे से यहाँ पे। तो इसको पढ़ लेते हैं कि पोटेशियम आयन आर मोस्ट एमोनेंट कैटाइन विद इन सेल फ्लूइड्स वेयर दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स। देखो वो क्यों लाइन लिखी हुई है, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, ठीक है, एंड विद सोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। बिल्कुल वो क्यों बातें लिखी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे। सिंपल सा कौन सा आंसर हो जाएगा अच्छे से, थर्ड वाला। बस आपको NCERT की कुछ जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होती है, अपने आप ही आंसर आपको आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको NCERT का ही देखना होता है ज़्यादातर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, जरा जोर लगाइएगा फ्री एक्सपेंशन पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, इज एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस। तो देखो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेगी। पहली चीज़, जब बोला है फ्री एक्सपेंशन, इसका मतलब P जो एक्सटर्नल है वो क्या हो गया, जीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। पहली चीज़ तो अजी हो गया, क्लियर है बात, तो वर्क डन जीरो हो गया। अब आपको बोला एडियाबेटिक कंडीशन है, तो एडियाबेटिक कंडीशन है तो Q की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो मुझे इतना बताओ डेल यू क्या होता है, Q प्लस W होता है। जब ये वाली कंडीशन जीरो है, जब ये वाली कंडीशन जीरो है तो डेल यू की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। और डेल यू क्या है, फंक्शन ऑफ मतलब डेल यू क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, बिल्कुल ठीक है। तो टेम्परेचर का है तो इसका मतलब डेल टी भी जीरो होगा। तो अब देखो ऑप्शन देखो 1 बाय 1 चेक करते हैं अपन। Q जीरो,
डेल टी जीरो नहीं है, मतलब मैं कहूँ तो तीनों जीरो होंगे ना, तो कौन से ऑप्शन में लग रहा है आपको? देखो यहाँ पर 2 जीरो है, ये वाला जीरो नहीं दे रखा है, यहाँ पर देखो सारे ही नॉन जीरो दे रखा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखो सारे ही जीरो है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो मैंने आपको बार बार बहुत सारी चीज़ें बोली थी, क्या क्या बोली थी कि यहाँ ध्यान रखना, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉन करेक्ट, ट्रू फॉल्स, ये वाली बातें बोली थी आप लोगों को। ठीक है, तो इन्होंने बोला नॉट करेक्ट। तो देखो ये मैंने कुछ लाइनें इधर लिखी हुई है, देखो अच्छे से, ये सारी की सारी लाइनें मैंने एनसीईआरटी से ली है। ठीक है, क्या क्या है वो अपन देखो एक बार देख लेते हैं इसको, तो क्या क्या बोल रही है लाइनें। तो पहले 1 बाय 1 ये देख लेते हैं कि इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है क्यों? देखो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर के क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ब्लड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रीचेज अबाउट 3 to 4%, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रेगुलरली रिड्यूस्ड। अच्छा, इट बाइंड विद, मतलब ये मैंने आगे की बातें हटा दी थी पहले ही कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से, तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? और विच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो आ जाओ, पहली चीज़, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। ये बात बताओ इसकी सही है कि गलत है? बताओ, ये बात इसकी बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन पूछा क्या है, नोट करें, गौर फरमाएगा भाई साहब, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। फिर कह रहा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं जी, देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो 300 टाइम मोर स्टेबल होता है देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। आंसर क्या हो गया? सेकेंड। इट प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबक्शन। बिल्कुल ठीक बात है आपको कि कंप्लीट होता है तो CO2 मिलती है, इनकम्प्लीट होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। ठीक है, और बोला है इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो बिल्कुल आपको बता ही दिया मैंने कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ये समझ में आ रही है बात आपको? दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड। पहले ही देख लिया था वो, तो अपन एक बार और चेक कर रहे थे कि ये ऑप्शन जिस तरीके से दे रखे हैं, तो नॉट करेक्ट बोला है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया अपना? सेकंड हो गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23, ए मिक्सर ऑफ N2 एंड आर्गन गैसेज इन ए सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन। ठीक है जी, इफ टोटल प्रेशर, क्या बोल रहा है देखो अच्छे से देखो, इफ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 27 बार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। इन्होंने क्या बात कर ली है जी? पार्शियल प्रेशर की बात कर ली है। जब पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो अपन देखो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, निकालना किसका अपन को? पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का। तो जब नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो अपन कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू पी टोटल। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो देखो अपन, तो वो क्या होता है कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। अरे यही होता है भाई साहब। तो टोटल मोल्स किस किसके हैं? तो एक सिलेंडर ले रखा है इन्होंने, तो सिलेंडर के अंदर क्या क्या भर रखा है? नाइट्रोजन भर रखा है, और दूसरा क्या भर रखा है? आर्गन भर रखा है। नाइट्रोजन कितना है जी? 7 ग्राम। आर्गन कितना है जी? 8 ग्राम। ठीक है, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं इसके। तो देखो मोल्स कितने कितने आएंगे, अच्छे से देख लेते हैं इसको। 8 ग्राम है, तो मोल्स निकालने के लिए क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं? जो भी ग्राम दे रखा है उसमें मोलिकुलर वेट का भाग लगा देंगे या एटॉमिक वेट का। तो आपको पता है आर्गन तो एटम ही है, तो 8/40, तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो इसके कितने हो गए? आर्गन के 1/5 मोल्स। और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 7 अरे कितना हो जाएगा? 28। तो इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि N2 गैस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो 1/4। तो ये इसके टोटल मोल्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। तो मैं 1/5 कैसे लिख दूँ जी? 0.20, और इसको लिख दूँ 0.25। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.20 प्लस 0.25, टोटल कितना हो जाएगा? 0.45। ये टोटल मोल्स होंगे कि नहीं होंगे इसके? ठीक है जी, तो मैं निकाल दूँ यहाँ पे कि x जो नाइट्रोजन है वो कितना हो जाएगा, वो देख लेते हैं अपन। तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन का कितना है? 25/0.45। तो ये इसको यहाँ से उड़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 5 का भाग लगा देते हैं, तो 5 5 5 और 5 9 45, तो 5/9 आ गया। तो इसमें फॉर्मूले में अपन इसको यूज़ में ले लेते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो
कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं इसको अपन। तो ये कितना हो जाएगा 5/9 इंटू 27, तो 9 3 जा 27, क्या आ जाएगा 15। तो आंसर कितना आ गया अपना 15, सेकंड आंसर आ गया इसका यहाँ पे, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही इजी सा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्होंने देखो फिर गौर फरमाइएगा, करेक्ट की बात कर ली है, किसकी बात कर ली है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर ली है भाई साहब। अब 1 by 1 चलते हैं अपन। द ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2। अरे नहीं भाई साहब, किसका इवोल्यूशन होता है, SO2 का। तो गलत हो गई बात, तो ये अपना आंसर गलत हो गया। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट निकिल बाई वान आर्कल मेथड। देखो वैन आर्कल मेथड है वो किसके लिए होता है, टाइटेनियम जिरकोनियम के लिए। इसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है, मोन्स प्रोसेस। ये भी गलत हो गया। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वेराइटी ऑफ शेप्स। बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है। पिग आयरन, जो सबसे पहले अपन को आयरन मिलती है, पिगी मिलती है, 4% कार्बन इम्प्योरिटीज होती है इसके अंदर, ठीक है। तो आंसर तो इसका थर्ड हो गया। फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है कि रोट आयरन इज द इम्प्योर फॉर्म। अरे भाई साहब, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है ये, ठीक है। तो ये बात गलत होगी इसकी। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। चलते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन दे रखा है देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का क्या इसका सॉल्यूशन होगा वो अपन चेक करते हैं। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लिथियम, Li2, C2 और O2 एंड He2। देखो इसका आंसर फोर्थ होगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया हूँ डायरेक्टली कैसे, कि देखो ऐसे कि हीलियम की जब अपन इसका क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, He2 क्या आएगा, इसको देखो अच्छे से कि He2 क्या है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, बॉन्डिंग हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना आ गया 0। तो He2 मॉलिक्यूल इज देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर तो इसका अपना 2 आ गया। बाकी आप देखो चेक कर लो अच्छे से कि लिथियम जो 2 है, Li2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि Li2 जो है उसको क्या होता है अपना, जो होता है सिग्मा 1s2 लिख दूँ मैं इसको एक। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, सिग्मा स्टार 1s2। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये सिग्मा 2s2। तो क्या बोलूँगा मैं, हाफ, जब इसका मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा लिथियम का, तो मैं क्या बोलूँगा, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 माइनस, क्योंकि 2 ये रहे और 2 ये रहे, और नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, 1। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, 0 के हाफ भी आए चाहे 1 आए 2 आए, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका मतलब तो एग्जिस्ट करेगा। और C2 है, तो आप इसको देख लेना और अच्छे से अब कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, निकल के 2 आएगा, ठीक है। मैं इसका पूरा नहीं गया, NCERT में दे रखा है अच्छे से, आप वहाँ से और चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन तो आपको पता है वैसे ही एग्जिस्ट कर ही रही है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना फोर्थ। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारी बातें मैंने NCERT से ली है यहाँ पे, जो भी ली है, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 पे। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड टू चेंज इन। देखो यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पता है कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, तो जैसे ही मैं अगर कंसंट्रेशन में या अमाउंट में चेंज करूँगा तो रिएक्टेंट की में, तो वो बिल्कुल रिएक्शन मतलब उसमें क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 27, विच ऑफ फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन की खास बात क्या है, मतलब खास बात तो क्या बोलूँगा मैं उसकी, मतलब कहने का मतलब कि वो अनसिमेट्रिकल एल्केन जो होती है, समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको प्रिपरेशन है उसका अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि आपको पता है वुड्स रिएक्शन क्या होता है, RX + RX इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे क्या बनता है, RR बनता है। तो देखो अगर यहाँ पर 2 कार्बन हो और यहाँ 2 हो, तो ये कितने कार्बन बन जाएंगे, यहाँ पे 4 कार्बन बन जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर 2 हो, अब एक बार समझना अच्छे से इस चीज़ को कि यहाँ पर तो 2 हो, लेकिन इस केस में 2 की जगह कितना हो, या मान लो 2 नहीं हो और यहाँ पर 3 हो, तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 2 + 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब 5 की बन सकता है। 2 + 2 की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब 4, और 3 + 3 की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब 6। तो यहाँ पर देखो यील्ड अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं कहूँ कि जब भी मुझे कि क्या बनाना है, अनसिमेट्रिकल,
अब यहाँ अनसिमेट्रिकल कितना है, 5 बनाने के लिए लिया था, लेकिन ये भी बन रहा है, तो इसकी यील्ड अच्छी नहीं आई। तो जो भी इसमें आपको अनसिमेट्रिकल दिख रहा है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर एन हेप्टेन एक ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एन हेप्टेन, वो अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि एन हेप्टेन में क्या है, ये कार्बन कितना है, इसमें 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में यहाँ पर क्या आएगी, यील्ड अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। अभी कह रहा है कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड, तो गुड यील्ड में ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या क्या बनेगा। अगर मान लो मेरे को 7 कार्बन लेना होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, 2 जैसे मान लो मैं 3 + 4 लेता, लेकिन साथ में मुझे क्या मिलता, 3 + 3 भी मिलता और 4 + 4 भी मिलता। क्लियर हो गई बात। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। इजी सा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलता है नेक्स्ट। क्या करा है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस विल गिव कार्बिल एमाइन टेस्ट। देखो कार्बिल एमाइन टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी एमीन। ये आपको याद रखना होता है, ठीक है, अच्छे से, कि 1 डिग्री एमाइन गिव कार्बिल एमाइन टेस्ट। क्या होता है कि RnH2 की रिएक्शन जब अपन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, या इन KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर RNC बनता है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म पर नहीं जा रहे अपन। ये एक तरीके से अनप्लीजेंट ऑर्डर देता है यहाँ पे, जिससे अपन इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो भी आपका 1 डिग्री एमाइंस दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4th ऑप्शन, देखो कि 4th ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि क्या है, 1 डिग्री एमाइन है। तो ये वाला क्या दे देगा आपको, कार्बिल एमाइन टेस्ट दे देगा, बाकी का नहीं देगा। ये मैंने आप लोगों को अभी जब लास्ट टाइम पे मैंने जब POC पढ़ाया था तब पढ़ाया था, सब बातें सारी की सारी, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो क्या कर रहा है 29, मेज द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट। अरे वाह भाई वाह, देखो हर जगह करेक्ट इनकरेक्ट की बातें करी, फंसा रखा है मतलब आप लोगों को पूरा, ठीक है। लेकिन ये तो क्या मेज द कॉलम है, मेज द कॉलम हमेशा ईजी होते हैं, ठीक है जी। तो देखो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। पहले का है CO + H2, तो CO + H2 इन ऑप्शन में बात करें तो कौन सी गैस है, वाटर गैस या सिंथेसिस गैस, मतलब ए का आंसर थर्ड आएगा। तो जहाँ पर भी ए का आंसर थर्ड है वो अपना आंसर अपन प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। तो देखो थर्ड वाला है वो अपना आंसर तो नहीं हो सकता, तो मैं इसको तो पहले ही काट देता हूँ, क्योंकि ए में क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। अरे देखो इसके अंदर ए में क्या आ रहा है, ए में क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं बी पे। तो बी में आप एक बार देखो अच्छे से कि बी में बोला है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है, टेम्परेरी। और क्लोराइड और सल्फेट होता तो कौन सी हो जाती है वहाँ पे अपन, अरे कौन सा हो जाता, कौन सा हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी का फर्स्ट, ठीक है। तो बी का फर्स्ट आंसर 4th हो गया। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो बताओ B2H6 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को अभी, ठीक है। मैंने जब ब्रिज बॉन्डिंग की बात करी थी तब डिस्कस किया था। और S22 आपको पता है नॉन प्लेनरी स्ट्रक्चर होती है, तो ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4th। बड़ा ईजी सा था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा, ठीक है, क्योंकि मैचिंग में बड़ा ईजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर ली है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे है वो देखो आप। देखो जब आपने यहाँ पर क्या बोला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2% है। तो जब H2% होगा तो मैं ये कहूँगा कि जब इसका एनोड पे रिएक्शन की बात करी उन्होंने, तो एनोड पे क्या होगा, H2 का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसमें, ऑक्सीजन में हो जाएगा। और मतलब कहने का मतलब OH है वो O2 में चेंज हो गया, और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, O2। जब डाइल्यूट ले रखा है तब ऐसी रिएक्शन होती है, समझ में आ रही है बात। तो ठीक है, लेकिन अगर ये डाइल्यूट नहीं हो तो यहाँ पर क्या होता है, जो SO4 2- जो होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड वाला, वो चेंज हो जाता है H2OH 2- के अंदर, ये कंसनट्रेट की फॉर्म में होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा हो तो अपन ये वाले रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हैं, और जब कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हो तो इस वाले को प्रेफरेंस देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस द एनोड। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हो जाएगा। बड़ा ही ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था।